नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुनील और आप देख रहे हैं अपना लोकप्रिय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सुनील जसवाल बिब्लियोफाइल। दोस्तों अभी तक 7 चैप्टर हम लोगों ने कंप्लीट कर दिए हैं। आज का हमारा चैप्टर नंबर 8 होगा। दोस्तों इसे स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि एनसीईआरटी की किताबें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप लोग किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 8 को, जिसका नाम है खुशहाल गाँव और समृद्ध शहर। दोस्तों जैसे आप सभी को पता है कि एनसीईआरटी की किताबें स्टार्ट करने से पहले एक स्टोरी क्रिएट होती है और उसी स्टोरी के बेस पे पूरा चैप्टर होता है। तो चलिए यहाँ पे बात करते हैं लोहार की दुकान पर प्रभाकर। प्रभाकर लोहार को काम करते देख रहा था। एक छोटी सी बेंच पर कुल्हाड़ी और हंसिया जैसे कुछ औजार बेचने के लिए रखे गए थे। दूसरी ओर भट्टी जल रही थी। औजार बनाने के लिए 2 लोग लोहे की एक छड़ को गर्म कर रहे थे और उसे पीट रहे थे। प्रभाकर को यह देखकर सब बड़ा मजेदार लग रहा था। दोस्तों यहाँ पे लोहार की बात की जा रही है और प्रभाकर नाम का एक लड़का है वो लोहार की दुकान में जाता है और वहां पे देखता है कि बहुत सारे ऐसे औजार हैं जो कि बेचने के लिए भी रखे गए हैं और कुछ एक ऐसे औजार हैं जिनको बनाया जा रहा है, चाहे वो लोहे की छड़ हो या फिर इसी प्रकार से आप लोग भी देख सकते हैं। अगर आपके आसपास कहीं लोहार की दुकान होगी तो आप लोग वहां पे जाके देख सकते हैं कि किस तरह से औजारों को बनाया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग को थोड़ा सा हिंट मिल चुका होगा कि यहाँ पे औजारों की बात की जा रही है। तो अब यहाँ पे इसी चीज को हम लोग देखेंगे कि प्राचीन समय में किस तरह से जो औजार होते थे उनका प्रयोग किस तरह से होता था, वो कैसे बनते थे। तो ये सारी स्टोरी क्रिएट हो चुकी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आगे की तरफ। लोहे के औजार और खेती। लोहे का प्रयोग आज एक आम बात है। लोहे की चीजें हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन गई हैं। इस उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग लगभग 3000 साल पहले शुरू हुआ। ये इंपॉर्टेंट है। महापाषाण कब्रों में लोहे के औजार और हथियार बड़ी संख्या में मिले हैं। इनके बारे में तुम अध्याय 4 में पढ़ चुके हो। दोस्तों लोहे का जो यूज होता है आजकल एक तो आम बात हो चुकी है और इसे हम लोग डेली लाइफ में यूज भी करते हैं, लेकिन इसका जो प्रयोग है, क्या आपको पता है कि इसका प्रयोग कब स्टार्ट हुआ था? इसका जो यूज किया गया था या फिर जो हमारा सब कॉन्टिनेंट है, जैसे इसमें इंडिया आ गया, श्रीलंका आ गया, पाकिस्तान आ गया, जो भी हमारे पड़ोसी देश हैं, ये सारे उपमहाद्वीप में ही आते हैं। इसके बारे में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था कि उपमहाद्वीप क्या क्या है। अगर आप लोगों ने चैप्टर नंबर 1 नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके आप उनको देख सकते हैं। दोस्तों लोहे का जो प्रयोग की बात की जा रही है वो 3000 साल पहले शुरू हुआ था और महापाषाण कब्रों में भी लोहे के औजार मिले हैं। बहुत बड़े संख्या में वहां पे हथियार वगैरह मिले हैं, जिसके बारे में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 4 में पढ़ा था। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। करीब 2500 वर्ष पहले लोहे के औजारों के बढ़ते उपयोग का प्रमाण मिलता है। ये यहां पे बात की जा रही है करीब 2500 वर्ष पहले लोहे के औजारों के बढ़ते उपयोग का प्रमाण जो है वो हमें मिलता है। इनमें जंगल को साफ करने के लिए कुल्हाड़ियां और जुताई के लिए हलों के फाल शामिल है, जिसके बारे में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 5 में पढ़ा है। फाल का इस्तेमाल कृषि के उत्पादन के बारे में बताया गया कि कृषि का उत्पादन जो है वो बढ़ चुका था जब फाल का उपयोग किया गया था। दोस्तों जब लोहे का प्रयोग होना स्टार्ट हो गया तो हमारे जो औजार थे वो मजबूत हो गए, जिसकी वजह से क्या हुआ कि हमारी जो एग्रीकल्चर है उसने भी प्रोग्रेस की। तो यहाँ पे आप लोग देख भी पा रहे होंगे, डायग्राम्स में थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। डायग्राम में आप लोग देख पा रहे होंगे कि लोहे के औजार आज भी ये प्रयोग होते हैं। अगर आप लोग लोहार की दुकान में चले जाएं या फिर आप लोग अपने घरों में भी यूज़ करते होंगे। औजारों की सूची में इन चित्रों के नाम चुनो। हंसिया, कुल्हाड़ी, संडसी। लोहे की ऐसी 5 चीज़ों की सूची बनाओ जिनका प्रयोग तुम रोज करते हो। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका प्रयोग हम लोग करते हैं। लोहे का प्रयोग तो आजकल एक आम बात हो चुकी है। हम सभी लोहे के बिना हमारा जो जीवन है वो मुश्किल हो गया है। लोहे हर चीज़ लोहे की है, चाहे कुछ भी देख लो, आप बसें देख लो या फिर कोई भी चीज़ हो, ट्रांसपोर्ट देख लो, हर चीज़ में हम लोग लोहे का प्रयोग करते हैं। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए उठाए गए अन्य कदम। सिंचाई। समृद्ध गांवों के बिना राजाओं और उनके, थोड़ा सा मैं इसे जूम कर देता हूं, ठीक है। समृद्ध गांवों के बिना राजाओं तथा उनके राज्यों को बने रहना मुश्किल था। जिस तरह कृषि के विकास में नए नए औजार और रोपाई के महत्वपूर्ण कदम थे, उसी तरह सिंचाई भी काफी उपयोगी साबित हुई। इस समय सिंचाई के लिए नहरें, कुएं, तालाब और कृत्रिम जलाशय बनाए गए थे। दोस्तों जैसे जैसे औजार का प्रयोग होना स्टार्ट हो गया, रुपाई के बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा था इसके बारे में चैप्टर नंबर 4 में कि रुपाई भी स्टार्ट हो गई थी। और सिंचाई भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जब भी कोई फसल तैयार करनी हो तो सिंचाई अगर ठीक तरीके से होगी तो फसल अच्छी से होगी। समय सिंचाई के लिए उस समय
इस समय जो सिंचाई थी वो नहरों से होती थी, कुएं से होती थी, तालाबों से होती थी, या फिर कृत्रिम जलाशय बनाए जाते थे, तालाब वगैरह बनाए जाते थे, जिसके माध्यम से सिंचाई जो थी वो काफ़ी अच्छे तरीके से होना स्टार्ट हो गई थी। इस चार्ट में तुम्हें सिंचाई में आय प्रवर्धन दिखाए गए हैं। खाली स्थानों में सही वाक्य भरो। लोगों द्वारा परिश्रम किया गया, किसानों को लाभ मिला क्योंकि अब उत्पादन की अनिश्चितता घटी। कर अदा करने के लिए किसानों को उत्पादन बढ़ाना था। राजाओं ने सिंचाई की योजना बनाई और धन खर्च किया। दोस्तों ये जो चैप्टर है ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कंपटीशन के हिसाब से, लेकिन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो इसलिए इस चैप्टर के साथ बने रहिएगा लास्ट तक। आप लोग आधा अधूरा वीडियो देखेंगे तो फिर आपके पास नॉलेज भी आधा अधूरा ही रहेगा। तो इसे आप लोग अपने, ये आपके लिए होमवर्क रहा, आप लोग इसे अपने हिसाब से देख सकते हैं। चलिए आगे हम पढ़ते हैं जो मेन इसमें बताया गया है। गाँवों में कौन रहते थे? गाँवों में कौन कौन रहते थे? इस उपमहाद्वीप के दक्षिणी तथा उत्तरी हिस्सों के अधिकांश गाँवों में कम से कम 3 तरह के लोग रहते थे। ठीक है, तो ये जो अभी नाम बताए गए हैं ये काफी इंपॉर्टेंट है। तमिल के क्षेत्र में बड़े भूस्वामियों को वेलेला, साधारण हलवाहों को उनवार और भूमिहीन मजदूर दास को कैडिसियार और अदमी कहलाते थे। दोस्तों यहाँ पे जो बड़े बड़े भूस्वामी थे उनको क्या कहा जाता है, इसके बारे में आप याद कर सकते हैं। साधारण हलवाहों को क्या कहा जाता है ये भी, और भूमिहीन किसान, भूमिहीन या फिर मजदूरों या फिर दासों को क्या कहा जाता है इसके बारे में आप लोग ये यहाँ पे बताया हुआ है, तो आप लोग ये याद कर लें, इसके नोट्स बना लें। देश के उत्तरी हिस्सों में गांव का प्रधान व्यक्ति ग्राम भोजक कहलाता था। अक्सर एक ही परिवार के लोग इस पद पर पीढ़ियों तक बने रहते थे। दोस्तों ये क्या होता था कि गांव का जो प्रधान होता था वो क्या कहलाता था, ये इंपॉर्टेंट है, वो कहलाता था ग्राम भोजक। और दोस्तों ये जो पद था ये अनुवांशिक था, मतलब एक के बाद एक उसका उत्तराधिकारी बनता जाता था, यानी ये पद अनुवांशिक था, यहाँ पे लिखा भी है। और ग्राम भोजक के पद पर आमतौर पर गांव का सबसे बड़ा भूस्वामी होता था। ग्राम भोजक जहां जिसकी हम बात कर रहे हैं, प्रधान की बात कर रहे हैं, तो वो भूस्वामी होता था जिसके पास सबसे ज्यादा जमीन होती थी। साधारणतः इनकी जमीन पर इनके दास और मजदूर काम करते थे, और जो इनकी जमीन होती थी वहां पे लोग काम करते थे, उनको दास और मजदूर कहा जाता था। इसके अतिरिक्त प्रभावशाली होने के कारण प्राय राजा भी कर वसूलने का काम इन्हीं को सौंप देते थे। जो राजा होते थे, जैसे टैक्स वगैरह जो लेना होता था, वो काम, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी इन ग्राम भोजकों को सौंप दी जाती थी। ये न्यायाधीश का काम और कभी कभी पुलिस का काम भी करते थे, और ये कभी कभी जजमेंट भी देते थे, पनिशमेंट भी देते थे। ठीक है, ग्राम भोजकों के अलावा अन्य स्वतंत्र कृषक भी होते थे जिन्हें गृहपति कहते थे। कुछ लोग ऐसे होते थे जो उनकी जमीन पे काम नहीं करते थे, जो उनकी जमीन में काम करते थे वो जहाँ तो मजदूर कहलाते थे या फिर दास कहलाते थे, लेकिन जो इनसे इंडिपेंडेंट थे, जो इनसे स्वतंत्र थे, उन्हें क्या कहा जाता था? उन्हें गृहपति कहा जाता था। इनमें ज्यादातर छोटे किसान ही होते थे। इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे स्त्री पुरुष थे जिनके पास अपनी जमीन नहीं होती थी। इनमें दास कर्मकार आते थे जिन्हें दूसरे की जमीन पर काम करके अपनी आजीविका चलानी पड़ती थी। तो इसके बारे में मैंने पहले बता दिया। अधिकांश गांवों में लोहार, कुम्हार, बढ़ई और बुनकर जैसे कुछ शिल्पकार भी होते थे। तो यहाँ पे लोहार की बात भी की गई है, कुम्हार की, बढ़ई की, बुनकर की, ये लोग भी होते थे जो गांवों में रहते थे। अब ये जो लाइनें आ रही हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इस चीज़ को आप लोगों को आना जरूरी है। इसके आप नोट्स बना लें दोस्तों, यहाँ जहाँ पे मैं आपको बोल रहा हूँ नोट्स बना लें, तो वहाँ पे आप लोग नोट्स बना लें। तमिल की प्राचीनतम रचनाओं को संगम साहित्य कहा जाता है। तमिल की जो पुराने समय की जो रचनाएं हैं उनको क्या कहा जाता है? संगम कहा जाता है, संगम साहित्य कहा जाता है। इनकी रचना करीब 2300 साल पहले की गई। इन्हें संगम इसलिए कहा जाता है क्योंकि मदुरई, जिसके बारे में हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है, या फिर एक पृष्ठ नंबर आप 105 पे देख सकते हैं कि कवियों के सम्मेलनों में इनका संकलन किया गया है। गांव के रहने वालों के जिन तमिल नामों का उल्लेख यहाँ पे किया गया है वह संगम साहित्य में पाए जाते हैं। तो सिंपल आप याद रखोगे, तमिल जो प्राचीन रचनाएं थी उनको हम लोग संगम कहते हैं, और इनकी रचना 2300 साल पहले हुई थी। ठीक है, इन संगम इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये मदुराई के कवि सम्मेलनों में इनका संकलन किया गया था। ठीक है, तो ये था हमारे पास। अब हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ, यूम कर लेते हैं इसको ताकि आप लोगों को पढ़ने में आसानी रहे। ठीक है, चलिए। नगर क्या कहती है? कहानियां, यात्रा विवरण, मूर्तिकलाएं और पुरातत्व। तुमने जातकों के बारे में सुना होगा, वे वो कहानी है जो आमतौर लोगों में प्रचलित थी। बौद्ध भिक्षुओं ने इनका संकलन किया। यहाँ एक जातक कथा दी गई है जिसके बारे में बताया गया है कि एक निर्धन किस तरह से धीरे धीरे धनी बन जाता है। दोस्तों यहाँ पे जो जातक की कथाओं की बात की गई है ये बौद्ध धर्म से संबंधित है, और ऐसे प्रश्न पूछा जाता है कंपटीशन में कि जातक की कथाएं किससे संबंधित है, तो वो बौद्ध धर्म से रिलेटेड है और ये महात्मा बुद्ध से भी रिलेटेड है। ठीक है, तो इसमें एक स्टोरी आएगी, अभी इस स्टोरी को हम लोग देख लेते हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग है।
और आपको पढ़ने में मज़ा भी आएगा, सुनने भी मज़ा आएगा। दोस्तों अगर आपके पास एनसीईआरटी की किताब है तो आप साथ में रख के पढ़ सकते हैं। एक शहर में गरीब युवक रहता था। उसके पास एक मरे हुए चूहे के अलावा कुछ नहीं था। उसने उस चूहे को एक सिक्के में एक भोजनालय वाले को बिल्ली के लिए बेच दिया। फिर एक दिन बड़ी जोर से आंधी आई। राजा बगीचा टूटी टहनियों और पत्तों से भर गया। उनका माली इसे साफ करने की बात से परेशान हो उठा। युवक ने माली से कहा कि अगर वह लकड़ियों और पत्ते उसे मिल जाए तो वह बगीचे की सफाई कर सकता है। माली तुरंत मान गया। ठीक है। युवक ने पास खेल रहे बच्चों को यह कहकर इकट्ठा कर लिया कि प्रत्येक टहनी और पत्ते के बदले में उन्हें एक एक मिठाई मिलेगी। देखते ही देखते उन्होंने बगीचे के एक एक तिनका चुनकर गेट के पास इकट्ठा कर दिया। तभी उधर से राजा का कुम्हार बर्तनों को पकाने के लिए ईंधन की तलाश में गुजरा और उसने पूरे ढेर को खरीद लिया। इस तरह से युवक के पास कुछ और पैसे हो गए। अब युवक ने एक और योजना बनाई। एक बड़े बर्तन में पानी भरकर वह नगर के द्वार पर गया और उसने वहां पर घास काटने वाले 500 लोगों को पानी पिलाया। खुश होकर उन लोगों ने कहा कि तुमने हमारे लिए इतना अच्छा काम किया है, बताओ अब हम तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे आप लोगों ने देखा है कि एक बच्चा है, उसके पास चूहा है। वो चूहा एक दुकानदार को बेच देता है, जो कि बिल्ली के लिए खाने के लिए वो उसको बेच देता है। फिर उसके बाद उससे थोड़े पैसे मिल जाते हैं। फिर वो एक बगीचा है, वहाँ पे माली होता है। माली से वो बोलता है कि अगर आप मुझे पत्ते इकट्ठे करने दें या फिर लकड़ियाँ इकट्ठे करने दें तो मैं आपको ऐसे अमाउंट दूंगा, आपको पैसे दूंगा। तो फिर उसने वो क्या किया है, पत्ते वगैरह इकट्ठे कर लिए, बच्चों को लालच दिया कि आपको मैं मिठाई खिलाऊंगा। तो उसने पत्ते इकट्ठे कर लिए। फिर एक राजा का कुम्हार है, वो क्या करता है कि वहाँ से गुजरा होता है, ईंधन की तलाश में होता है, तो फिर वो पत्ते उनको बेच देता है, उसके पास पैसे आ जाते हैं। फिर वो क्या करता है, खेत में लोगों को पानी पिलाता है। और जब वो पानी पिलाता है तो फिर लोग उससे खुश हो जाते हैं और उसे कुछ बोलने के लिए बोलते हैं कि हम तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं। उसने कहा कि मैं आपको ये तो बताऊंगा, तब बताऊंगा जब मुझे आपकी सहायता की जरूरत होगी। उसने जब उनको पूछा तो उसने उस चीज़ को फ्यूचर के लिए सेव कर लिया, ताकि फ्यूचर में उसको कोई काम पड़ेगा तो वो फिर उनका वो साथ ले सकता है। उसके बाद उसने एक व्यापारी से दोस्ती की। एक दिन उस व्यापारी ने बताया कि कल एक घोड़े के व्यापारी 500 घोड़े के साथ शहर में आ रहे हैं। यह सुनकर उस युवक ने उन घास काटने वालों के पास जाकर, कृपया तुम सब एक एक घास का गट्ठर मुझे दे दो और अपनी घास तब तक मत बेचो जब तक कि मेरी ना बिक जाए। उन्होंने उसे घासों के 500 गट्ठर दे दिए। जब घोड़े व्यापारी को कहीं भी घास ना मिली तो उसने युवक के पास 1000 सिक्के में खरीद लिया। दोस्तों इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है, आप लोग कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उस लड़के ने इतना दिमाग यूज किया है कि उसने फ्यूचर के लिए भी प्लानिंग कर ली है। प्रेजेंट में तो वो काम कर रहा है, फ्यूचर के लिए भी काम कर रहा है। तो उसने क्या किया कि जिन लोगों को उन्होंने पानी पिलाया था उनसे उसने घास के गट्ठर ले लिए, गट्ठर ले लिए, एक एक गट्ठर 500 गट्ठर कर लिए उसने। और उसने उस राजा को बेच दिए, जो घोड़े का व्यापारी था उसको बेच दिए, और उसके बदले में उसने सिक्के ले लिए। इस कहानी में आए व्यक्तियों की व्यवसायों की सूची बनाओ कि इसमें क्या क्या है। जैसे घास काटने वाला माली हो गया, कुम्हार हो गया, ठीक है, इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा है। प्रत्येक के लिए ये तय करो कि वह शहर में, गाँवों में या फिर शहर गाँव दोनों में रहते थे। घोड़े का व्यापारी शहर में क्यों आया होगा? क्या महिलाएं कहानी में बताए व्यवसायों को अपना सकती थी? उत्तर के कारण बताओ। ठीक है, तो ये आप लोग खुद करें, क्योंकि अगर मैंने बता दिया फिर एनसीईआरटी पढ़ने का फायदा नहीं होगा। और एनसीईआरटी जो है वो हमारे माइंड पे भी काम करती है। चलिए, प्राचीन प्राचीन नगरों के जीवन के बारे में हम कुछ अन्य स्रोतों से भी पता चल सकता है। शहरों, गांवों या फिर जंगलों के जीवन से जुड़ी घटनाओं को मूर्तिकार कलात्मक ढंग से उकेरते थे। इन मूर्तियों को ऐसी इमारतों के रेलिंग्स, खंभों या प्रवेश द्वारों पर सजाया जाता था। यहाँ लोग आते थे। दोस्तों यहाँ पे बात की जा रही है कि जो लोग थे उनके जीवन से जुड़ी जितनी भी घटनाएं होती थी, मूर्तिकार जो होते थे वो उनको मूर्तियों के रूप में बना देते थे, जो भी उस समय की घटनाएं होती थी। तो बस ये था इसमें। अब यहाँ पे देख लें आप लोग, दिल्ली में मिला वल्लैकूप हड़प्पा की जल निकास व्यवस्था से ये किस तरह से विभिन्न है। मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूं। ये है, ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। सांची की मूर्तिकला, ये मध्य प्रदेश, ये इंपॉर्टेंट है। सांची का जो स्तूप है के बारे में पूछ लेते हैं तो वो मध्य प्रदेश में है, ऐसे प्रश्न आता है, तो इस चीज को आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। सांची की मूर्तिकला, ये मध्य प्रदेश स्थित सांची के स्तूप की मूर्तिकला का नमूना है। इसमें शहर के जीवन का एक दृश्य है। अध्याय 11 में सांची के बारे में पढ़ोगे। इन दीवारों को देखो, क्या वे ईंट की बनी है या फिर लकड़ी या पत्थर से? क्या इसकी रेलिंग लकड़ी की बनी है?
इन इमारतों की छतों का वर्णन करो। दोस्तों यहाँ पे डायग्राम आ रहा है, आप लोग देख पा रहे होंगे कि मैंने पहले ही बताया था कि उस समय की जो घटनाएं होती थी, मूर्तिकार उन घटनाओं को क्या करते थे, मूर्तियों के रूप में बना देते थे। तो ये है आपके पास यहाँ पे डायग्राम। डायग्राम देखना भी जरूरी है, जिससे कि चीज़ें आपको लंबे समय तक याद रहेंगी। तो चलिए अब फिर से एक स्टोरी होगी, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि क्या क्या है इसमें। बेरगाजा बुरूज यूनानी नाम की कहानी, ठीक है, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। बेरगाजा की संकरी खाड़ी में समुद्र से आने वाले के लिए नाव चला पाना मुश्किल होता था। राजा के द्वारा नियुक्त कुशल और अनुभवी स्थायी मछुआरे ही यहाँ जहाज ला सकते थे। वेरिगाजा में शराब, तांबा, टीन, सीसा, मूंगा, पुखराज, कपड़े, सोने और चांदी के सिक्कों का आयात होता था। हिमालय की जड़ी बूटियां, हाथी दांत, गोमेद, कार्निलियन, सूती कपड़ा, रेशम तथा इत्र यहाँ से निर्यात किए जाते थे। दोस्तों यहाँ पे बोला गया है कि कौन कौन से चीज़ें जो है वो बाहर से मंगवाई जाती थी, या फिर कौन कौन सी चीज़ें थी जो जैसे शराब हो गया, तांबा हो गया, टीन हो गया, सीसा हो गया, मुगा हो गया, पुखराज, कपड़े, सोने, ये सब कुछ आयात किया जाता था। और हिमालय की जड़ी बूटियाँ हो, या फिर हाथी दांत हो, गोमेद हो, कार्निलियन, सूती कपड़ा हो, इस तरह से ये भी निर्यात किया जाता था। क्योंकि ये आयात होता है जब हम कोई चीज़ दूसरे देश से मंगवाते हैं, और निर्यात ये होता है कि जब हम उस चीज़ को बाहर बेचते हैं, जब बाहर बेचते हैं, ठीक है। राजा के लिए व्यापारी विशेष उपहार लाते थे। इसमें चांदी के बर्तन, गाय, किशोर, सुंदर औरतें, अच्छी शराब और उत्कृष्ट महीन कपड़े शामिल थे। जो व्यापारी लोग थे, जो ट्रेड करते थे, व्यापार करते थे, वो राजा को कुछ गिफ्ट वगैरह देते थे, जैसे वो चांदी के बर्तन देते थे, फिर वो सिंगर वगैरह भी उनको प्रोवाइड करवाते थे। सुंदर औरतें, अच्छी शराब, उत्कृष्ट महीन कपड़े शामिल थे। वेरिगाजा से आयात और निर्यात होने वाली चीज़ों की सूची बनाओ, ये हमने यहाँ पे पढ़ी है। दो ऐसी चीजें बताओ जिनका उपयोग हड़प्पा युग में नहीं होता था। पत्तनों पर वह बनाया गया उन सभी के बारे में उसने लिखा। मानचित्र पृष्ठ 05 में भरूच ढूंढो। अब उनके लिए जब ये आएगा तो मैं इसको बता दूंगा। अब यहाँ पे देखते हैं आहत सिक्के, काफी इंपॉर्टेंट है ये, इसके बारे में मैं आपको बता दूं, काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आहत सिक्के वैसे वो होते हैं जिनके जैसे आपके पास कोई धातु की कोई परत होती है, या धातु का कोई जैसे सिक्का होता है, उस पर मोहर वगैरह लगाई जाती है, उस पर कुछ लिखा नहीं जाता है। तो चलो फिर भी हम इसे पढ़ लेते हैं, इसमें क्या लिखा हुआ है। आहत सिक्के, आहत सिक्के जो है हमारे पास, आहत सिक्के सामान्यतः आयताकार, आयताकार मतलब रेक्टेंगुलर होते हैं, कभी कभी वर्गाकार स्क्वायर होते हैं, गोल होते हैं, स्फेयर होते हैं, ठीक है, सर्कल में होते के बारे। ये या तो धातु की चादर को काटकर या धातु के चपटे गोलिकाओं से बनाए जाते थे। इन सिक्कों पर कुछ लिखा हुआ नहीं था, बल्कि इन पर कुछ चिन्ह ठप्पे से बनाए जाते थे, इसलिए ये आहत सिक्के कहलाते थे। ये सिक्के उपमहाद्वीप के लगभग अधिकांश हिस्सों में पाए जाते हैं और ईसा की आरंभिक सदियों तक ये प्रचलन में रहे। सिंपल सी बात है, आहत सिक्के किसे कहा जाता है, ये धातु की चादरों से या फिर हाँ धातु की चादरों से ये बनाए जाते थे, काट कर इनको बनाया जाता था, और इन पे कुछ भी लिखा नहीं जाता था, इन पे सिर्फ ठप्पे लगाए जाते थे। जैसे कि यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, डायग्राम में आप देख पा रहे होंगे, इस डायग्राम में किसी भी प्रकार का कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। जैसे आपके पास अभी सिक्के होते हैं तो 1 रुपए का नोट, 2 रुपए का, तो ऐसा इसमें कुछ भी नहीं था। इसमें चिन्ह, साइन वगैरह जो थे वो लगाए जाते थे, और इसी के माध्यम से शायद इनका मूल्यांकन किया जाता होगा कि इसकी इतनी वैल्यू है, इस चिन्ह की इतनी वैल्यू है। चलिए सिक्के के बारे में पढ़ लेते हैं। अभी पृष्ठ 82 पर दी गई कहानी में तुमने देखा है कि किस तरह से सिक्कों के आधार पर संपत्ति का मूल्यांकन किया गया। पुरातत्वविदों को इस युग के हजारों सिक्के मिले हैं। सबसे पुराने आहत सिक्के थे। जो पुरातत्वविद थे, इसके बारे में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा है। पुरातत्वविद किसे कहा जाता है, अब ये शब्द बार बार प्रयोग होगा, तो अगर आप लोगों ने चैप्टर नंबर 1 नहीं देखा तो प्लीज आप लोग प्लेलिस्ट में जाके उनको देख लें, ठीक है। तो पुरातत्वविद जो थे, जब वो रिसर्च करते थे, हजारों सिक्के उनको मिले थे, ठीक है, तो उसमें उन्होंने देखा कि जो आहत सिक्के थे वो सबसे पुराने थे, जो कि करीब 500 साल चले। इनका चित्र नीचे दिया गया है। चांदी या तांबे के सिक्कों पर विभिन्न आकृतियों को आहत कर बनाए जाने के कारण इन्हें आहत सिक्के कहा जाता है। सिंपल सी चीज यहाँ पे डेफिनेशन फिर से क्लियर हो चुकी है। चांदी के सिक्के हों या फिर तांबे के सिक्के हों, जब उन पर कुछ आहत किया जाता है, जब उन पर आकृतियां बनाई जाती हैं, तो इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें आहत सिक्के कहा जाता है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता है। अब यहाँ पे विनिमय के जो अन्य साधन है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। संगम साहित्य की एक छोटी सी कविता को पढ़ो। दोस्तों अगर आप लोगों को इस वीडियो में कुछ इंप्रूवमेंट की जरूरत लग रही है तो प्लीज आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। आप जो भी कमेंट बॉक्स में बताते हैं वो मेरे लिए फीडबैक की तरह होता है, और वो मैं नेक्स्ट वीडियो में अपने वीडियो में इंप्रूवमेंट की कोशिश करता हूँ और अच्छा करने की कोशिश करता हूँ। खेतों के सफेद दान गाड़ियों पर लादे जा रहे थे। नमक के लिए लंबे लंबे रास्ते, चांदी से
सफेद रेत परिवार के समेटे कहीं पीछे ना छूट जाए, शहरों से नमक के सौदागर यूं चले जाने से सिर्फ सन्नाटा ही रह जाता था। तो इसमें बताया गया है कि किस तरह से उस समय लोग जो थे वो व्यापार करते थे, किस तरह से उस समय ट्रेड होता था। समुद्र के किनारे नमक का बहुत ज़्यादा उत्पादन होता था। व्यापारी किस चीज़ से इसका विनिमय करते थे, वे किस तरह की यात्रा करते थे, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आगे चलते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे देख लेते हैं। नगर अनेक गतिविधियों के केंद्र। अक्सर नगर कई कारणों से महत्वपूर्ण हो जाते थे। उदाहरण के लिए मथुरा। मथुरा का नाम तो आप लोगों ने सुने होगा। ये 2500 साल से भी ज़्यादा समय में एक महत्वपूर्ण नगर था, क्योंकि ये यातायात और व्यापार के दो मुख्य रास्तों पर स्थित था। इसमें से एक रास्ता उत्तर पश्चिम से पूर्व की ओर और दूसरा उत्तर से दक्षिण की ओर जाने वाला था। शहरों के चारों ओर किलेबंदी थी। इसमें अनेक मंदिर थे। आसपास के किसान पशुपालक शहर में रहने वालों के लिए भोजन जुटाते थे। मथुरा बेहतरीन मूर्तियों बनाने का केंद्र भी था। दोस्तों यहाँ पे मथुरा की बात की जा रही है तो 2500 साल पहले ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, और यहाँ पे चाहे वो ट्रांसपोर्ट हो या फिर कोई व्यापार हो, इसके लिए ये बहुत ही अच्छा एक स्थान था, बहुत ही अच्छी एक जगह थी। ये जो रास्ते जाते थे मथुरा में, जो रास्ते जाते थे उत्तर से पश्चिम से पूर्व की ओर, और दूसरा जो आपके पास रास्ता था उत्तर से दक्षिण की ओर, नॉर्थ से साउथ की ओर जो जाता था। शहर चारों ओर किलेबंदी, शहर के चारों ओर क्या थी, किलेबंदी थी। इसमें बहुत सारे मंदिर भी थे, किसान भी रहते थे, पशुपालक भी रहते थे, जो कि अपना भोजन भी यहीं से जुटाते थे। मथुरा बहुत ही मथुरा में बहुत सारी मूर्तियां बनाई जाती थी। वो एक हब था, वहां पे सेंटर था। लगभग 2000 साल पहले मथुरा कुषाणों की दूसरी राजधानी बनी। अब आप देख पा रहे होंगे, ये इंपॉर्टेंट है, ये लाइन इंपॉर्टेंट है। ये कुषाण थे, उनकी राजधानी भी बनी है, ठीक है। सेकंड कैपिटल भी बनी, कब बनी, 2000 में, ठीक है, 2000 ईसा पूर्व में। इसके बारे में तुम अगले अध्याय में पढ़ोगे। मथुरा एक धार्मिक केंद्र भी रहा। यहाँ बौद्ध विहार और जैन मंदिर भी हैं। मथुरा में धार्मिक स्थल भी है, यहाँ पे बौद्ध धर्म से रिलेटिव मंदिर भी हैं और जैन धर्म से भी हैं, बौद्ध विहार भी हैं, जैन मंदिर भी हैं। ये कृष्ण भक्ति का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। और आप लोगों को पता भी होगा, अगर आप लोगों ने श्री कृष्ण सीरियल वगैरह देखे होंगे तो उसमें भी बताया गया है मथुरा के बारे में। मथुरा में प्रस्तर खंडों तथा मूर्तियों पर अनेक अभिलेख मिले हैं। आमतौर पर संक्षेपित अभिलेख हैं जो स्त्रियों पुरुषों द्वारा मठों या फिर मंदिरों को दिए जाने वाले दान का उल्लेख करते हैं। दोस्तों जो मथुरा की बात की जा रही है, यहाँ बहुत सारे अभिलेख मिले हैं और ये संक्षेपित अभिलेख हैं, छोटे से अभिलेख हैं। और इसमें मठों और मंदिरों के बारे में भी बताया गया है कि किस तरह से लोगों वहाँ पे दान देते थे, उसके बारे में बताया गया है, उसके बारे में उल्लेख किया गया है। प्राय शहर के राजा रानी, अधिकारी, व्यापारी, शिल्पकार इस प्रकार के दान करते थे। उदाहरण के लिए मथुरा के लिए अभिलेख में सुनारों, लोहारों, बुनकरों, टोकरी बुनने वालों, माला बनाने वालों और इत्र बनाने वालों के लिए भी उल्लेख मिलते हैं। दोस्तों यहाँ पे क्या बताया गया है, मथुरा के जो अभिलेख हैं इसमें चाहे सुनार हो, लोहार हो, बुनकर हो, टोकरी बनाने वाले हो, या फिर माला बनाने वाले हो, या फिर इत्र बनाने वाले हो, इन सभी का उल्लेख किया गया है। तो मथुरा जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट उस समय रहा होगा। और मथुरा के बारे में आप लोगों ने देख लिया कि वहाँ पे लोगों का जीवन किस तरह से था, लोग अपना लाइफस्टाइल किस तरह से बिताते थे, ठीक है। तो मथुरा के लोगों को व्यवसायों की एक सूची बनाओ। एक ऐसे व्यवसाय का नाम बताओ जो हड़प्पा में नहीं था। तो दोस्तों ये तभी आपको पता चल पाएगा जब आप लोग एनसीईआरटी की जो पिछले चैप्टर हुए हैं उनको अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा। शिल्प तथा शिल्पकार। पुरास्थलों से शिल्पों के नमूने मिले हैं। इनमें मिट्टी के बहुत ही पतले और सुंदर बर्तन मिले हैं। उन्हें उत्तरी काले चमकीले पात्र कहा जाता है। दोस्तों पुरास्थलों से बहुत सारे ऐसे शिल्पों के नमूने मिले हैं, सैंपल वगैरह मिले हैं। इनमें मिट्टी के बहुत ही पतले और सुंदर बर्तन भी मिले हैं, ठीक है। इनको पतले पतले बहुत ही खूबसूरत बर्तन वगैरह मिले हैं। और उत्तरी काले चमकीले पात्र, इन्हें क्या कहा जाता है, उत्तरी काले चमकीले पात्र, क्योंकि ये यात्रा उपमहाद्वीप के उत्तरी भाग में ही मिले हैं। क्यों कहा जाता है इनको चमकीले, उत्तरी चमकीले पात्र क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये उपमहाद्वीप में मिले हैं, उत्तरी भाग में, नॉर्थ पार्ट में मिले हैं, ठीक है। ध्यान रहे कि अन्य दूसरे शिल्पों के अवशेष नहीं बचे होंगे। जैसे कि विभिन्न ग्रंथों से हमें पता चलता है कि कपड़ों का उत्पादन बहुत ही महत्वपूर्ण था। उत्तर में वाराणसी, और वाराणसी के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है, उत्तर में, और ये वाराणसी जो है वो यूपी में है, और दक्षिण में मदुरई, इसके सबसे प्रसिद्ध केंद्र थे। कपड़े की बात हो रही है तो वाराणसी हो गया या फिर मदुरई हो गया। ये काफी फेमस सेंटर थे उसमें। यहाँ स्त्री पुरुषों दोनों काम करते थे, ठीक है। अनेक शिल्पकार तथा व्यापारी अपने अपने संघ बनाने लगे थे, जिन्हें श्रेणी कहते थे। जो शिल्पकार थे, जो व्यापारी थे, वो अपने अपने संघ बनाना उन्होंने स्टार्ट कर दिया था,
जिसे क्या कहा जाता था, श्रेणी कहा जाता था। शिल्पकारों की श्रेणियों का काम प्रशिक्षण देना। शिल्पकारों को क्या काम होता था, वो ट्रेनिंग देते थे, कच्चा माल उपलब्ध कराते थे और तैयार माल का विवरण वितरण करते थे। वो क्या करते थे, शिल्पकार जो थे वो क्या करते थे, उनका मेन काम क्या था, वो लोगों को ट्रेनिंग देते थे और फिर वो उनको कच्चा माल भी उपलब्ध करवाते थे और जो भी तैयार माल हो जाता था वो उसको डिस्ट्रीब्यूट भी करते थे, लोगों तक पहुंचाते थे। जबकि व्यापारियों की श्रेणियां व्यापार का संचालन करती थी। तो जो व्यापारी लोग थे वो श्रेणी को क्या करते थे, संचालन करते थे, ठीक है, उनको चलाते थे। श्रेणियां बैंकों के रूप में काम करती थी, यहां लोग पैसा जमा रखते थे। इस धन का निवेश लाभ के लिए किया जाता था। उससे मिले लाभ का कुछ हिस्सा जमा करने वालों को लौटा दिया जाता था और फिर मठ आदि धार्मिक स्थानों को दे दिया जाता था। तो ये आप लोगों ने यहाँ पे पढ़ लिया है कि उस समय पैसे का किस तरह से लेन देन होता था। तो अब यहाँ पे यहाँ पे सूद काटने और बुनने के नियम के बारे में बताया गया है। और दोस्तों ये जो नियम है ये अर्थशास्त्र में बताए गए हैं। चलिए इसका वर्णन किया गया है। अर्थशास्त्र के बारे में मैंने पहले बता दिया कि ये चाणक्य द्वारा लिखा गया था, ठीक है। और इसके बारे में हम लोगों ने चैप्टर नंबर जो पिछला हमारा चैप्टर हुआ है इसमें हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा हुआ है। अगर आप लोगों ने वो चैप्टर नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में जाके आप उसे देख सकते हैं। इसमें वर्णन किया गया है कि किस प्रकार एक विशेष पदाधिकारी को देख रेख में कारखानों में सूत काटने और बुनाई की जाती थी। ऊन, पेड़ों की शाल, कपास, पटुआ, सन को तैयार करने काम में विधवाओं, सक्षम असक्षम महिलाओं, भिक्षुणियों, वृद्धावैश्यों, राजा के अवकाश प्राप्त दासियां, सेवकों और अवकाश प्राप्त देवदासियों को लगाया जा सकता था। यहाँ पे बात की जा रही है उन लोगों की, जैसे कि विधवाओं की बात की जा रही है, या फिर सक्षम या फिर असक्षम महिलाओं की बात की जा रही है, या फिर वृद्धावैश्यों की बात की जा रही है। ये सभी वहां पे काम करते थे, देवदासियों को लगाया जा सकता है, ठीक है। सूत काटने या बुनने के लिए इनको काम दिया जाता था। इन्हें इनके काम के और गुणवत्ता के अनुसार पारिश्रमिक देना चाहिए। जिन महिलाओं को बाहर निकलने की अनुमति नहीं है, दासियों को बेचकर कच्चे माल को मंगवा सकती है और फिर तैयार माल उन्हें भिजवा सकती है। तो आप लोगों ने यहाँ पे देख लिया है, वह औरतों जो कारखानों तक जा सकती है, उन्हें अपना माल कारखाने तक तड़के ले जाना पड़ता था, यहाँ तक कि उन्हें पारिश्रमिक भी मिलता था। इस समय माल की अच्छी तरह से जांचने के लिए रोशनी रहती थी। अगर निरीक्षक उस औरत की तरफ देखता, इधर उधर की बातें करता, तो उसे सजा मिलनी चाहिए। अगर औरतों ने अपना काम पूरा नहीं किया तो उसे जुर्माना देना होगा। इसके लिए उसका अंगूठा भी काटा जा सकता है। दोस्तों यहाँ पे बात की जा रही है, एक तो औरतों को उस समय काम करने के लिए प्रोत्साहित किया गया था, और यहाँ पे ये भी बात की जा रही है कि अगर मान लो कोई गलत हरकतें करता है तो उसको पनिशमेंट भी दी जाएगी। अगर औरत अपना काम कंप्लीट नहीं करती है तो उसे या तो फाइन देना पड़ता था या फिर उसका अंगूठा भी कई बार काट लिया जाता था। उन महिलाओं की सूची बनाओ जिन्होंने निरीक्षक नियुक्त कर सकता था। क्या काम करने के दौरान महिलाओं को मुश्किलें झेलनी पड़ती होगी? तो ये तो ऑब्वियस ही है कि उस समय की प्रॉब्लम्स, महिलाओं को प्रॉब्लम्स क्रिएट होती होंगी और उनको फेस करनी पड़ती होगी। तो अभी जो हम लोग पढ़ेंगे काफी इंपॉर्टेंट। अभी हम बात करेंगे सूक्ष्म निरीक्षण अरकमेडू की, ठीक है। मानचित्र 7 में पृष्ठ अरकमेडू पुदुचेरी में, दोस्तों पहले पांडिचेरी बोला जाता था, अभी इसका नाम चेंज कर दिया गया है, तो इसका नाम हो गया पुदुचेरी। पृष्ठ 88 में रोम के बारे में दी गई जानकारी पढ़ो। लगभग 2200 से 1900 साल पहले अरकमेडू एक पतन था। यहाँ दूर दूर से आए जहाजों से सामान उतारे जाते थे। यहाँ से ईंटों से बना एक ढांचा मिला है और जो संभवतः गोदाम रहा होगा, ठीक है। यहाँ भूमध्य सागरीय क्षेत्र के एम्फोरा जैसे पात्र मिले हैं। इनमें शराब, तेल जैसे तरल पदार्थ रखे जा सकते थे। इनमें दोनों तरफ से पकड़ने के लिए हत्थे लगे थे। साथ ही यहाँ एयरटाइन जैसे मोहरे लगे लाल चमकदार बर्तन भी मिले हैं। इन्हें इटली के एक शहर के नाम पर एयरटाइन पात्र के नाम से जाना जाता है। इसे मोहर लगे सांचे पर गीली चिकनी मिट्टी को दबाकर बनाया जाता था। कुछ ऐसे बर्तन भी मिले हैं जिनका डिजाइन तो रोम का था, किंतु वे यहां बनाए जाते थे। यहां रोमन लैंप, शीशे के बर्तन, रत्न भी मिले हैं। साथ ही साथ छोटे छोटे कुंड भी मिले हैं जो संवेदक कपड़े की रंगाई के पात्र रहे होंगे। यहां पर शीशे और अर्ध बहुमूल्य पत्थरों से मनके बनाने के पर्याप्त साक्ष्य मिले हैं। तो इसके बारे में देख लेते हैं। यहां पर डायग्राम भी है। अभिलेखित मिट्टी के बर्तन है। ये डायग्राम में आप देख पा रहे होंगे, ये है आपके पास डायग्राम। अभिलेखित मिट्टी के बर्तन है ये। कई बर्तनों पर ब्राह्मी लिपि में अभिलेख मिले हैं। और दोस्तों जो हमने लास्ट चैप्टर पढ़ा था जिसमें कि अशोक के जो अभिलेख थे वो किस भाषा में थे? ब्राह्मी लिपि में थे, प्राकृतिक लिपि में थे। प्रारंभिक में तमिल भाषा के लिए इस लिपि का प्रयोग किया जाता था।
इसलिए इन्हें तमिल ब्राह्मी अभिलेख भी कहा जाता है। स्टार्टिंग में इनको तमिल भाषा के लिए भी प्रयोग किया जाता था, इसलिए इन अभिलेखों को क्या कहा जाता है, तमिल ब्राह्मी अभिलेख। दोस्तों अभी हमारा चैप्टर थोड़ा सा ही बचा है, खत्म होने वाला है, खत्म ही समझो ये थोड़ा सा जो बचा है इसे देख लेते हैं क्या क्या है इसमें। यहाँ पे बात की जा रही है आर्किमिडीज की। दोस्तों एक पतन था ये, यहाँ पे जहाजों से सामान लेकर आया जाता था और चढ़ाया जाता था। दोस्तों यहाँ पे ईंटों का बना हुआ एक गोदाम भी था, जो कि ये यहाँ पे बहुत सारे पात्र रखे हुए थे, इसमें शराब तेल जैसे तरल पदार्थ भी रखे होते थे और दोनों तरफ से पकड़ने के लिए हत्थे भी लगे हुए होते थे और एयरटाइन जैसे मोहर लगे लाल चमकदार बर्तन भी मिले हैं। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे बर्तन भी मिले हैं जो क्या है, रेड कलर के हैं। और जो एयरटाइन की बात की जा रही है, ये इटली के एक शहर के नाम पर इसका नाम रखा गया है। इसमें बहुत सारे बर्तन हमें मिले जिसके बारे में मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। और यहाँ पे साथ ही छोटे छोटे कुंड भी मिले हैं, कपड़े के रंगाई करने के पात्र भी यहाँ पे मिले हैं, शीशे और अर्ध बहुमूल्य पत्थर भी यहाँ पे मिले हैं। सिंपल यहाँ पे दोस्तों बताया गया है कि उस समय लोग किस तरह के बर्तनों का प्रयोग करते थे, कैसे कैसे वहां का माहौल था प्राचीन समय में, तो इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा है। और ये आपके पास अभी आ रहा है, यहाँ पे पढ़ लेते हैं अन्यत्र। और मैंने पहले बताया कि एनसीईआरटी किताबें इंडियन हिस्ट्री को तो कवर करती है, साथ ही साथ वर्ल्ड हिस्ट्री को भी कंप्लीट करती है। मानचित्र 6 पृष्ठ 76 में रोम को ढूंढो। ये यूरोप के सबसे पुराने शहरों में से एक था। यहाँ पे तो एक प्रश्न बन जाता है कि यूरोप कहाँ पे पड़ता है, किस महाद्वीप में पड़ता है, तो वो यूरोप में पड़ता है। इसका विकास लगभग तभी हुआ जब गंगा के मैदान शहर बस रहे थे। इसका विकास कब हुआ, जब गंगा, जो हमारी गंगा है, गंगा के जो मैदान थे वहां पे लोग रह रहे थे, शहरों का विकास हो रहा था। रोम एक बहुत बड़े साम्राज्य की राजधानी भी था। ये यूरोप, उत्तरी अफ्रीका तथा पश्चिमी एशिया तक फैला साम्राज्य था। इसके सबसे महत्वपूर्ण शासकों में से एक ऑगस्टस ने करीब 2000 साल पहले शासन किया। एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट शासक रहा है इसमें, रोम में ऑगस्टस, जो कि 2000 साल पहले इसने शासन किया है। उसने कहा था कि रोम ईंटों का शहर है। काफी इंपॉर्टेंट है ये। किसे ईंटों का शहर कहा जाता है, तो रोम को कहा जाता है, जिसमें संगमरमर का बनाया ऑगस्टस। और इसके बाद के शासकों ने कई मंदिर तथा महल भी बनाए। ऑगस्टस ने बड़े बड़े रंग मंडल, एम्फी थिएटर बनाए। इसमें चारों ओर दर्शकों को बैठने के लिए सीढ़ी नुमा जगह होती थी। यहाँ लोग विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम देख सकते थे, जैसे कि आजकल थिएटर होते हैं, सेम वैसे ही वहां पे बनवाए गए थे। उन्होंने स्नानागार भी बनाए। यहाँ स्त्री पुरुषों के लिए अलग अलग समय निर्धारित थे। स्नानागार भी उन्होंने बनाए, जिसमें चाहे वो फीमेल हो या फिर मेल हो, उनके लिए टाइम डिसाइड किया गया था। यहाँ लोग एक दूसरे से मिलते थे और आराम करते थे, रेस्ट भी करते थे। यहाँ पे बड़े बड़े जलवाही सेतु, एक्वाइडक्ट के जरिए शहरों के स्नानागार, फव्वारों और गुसलखानों के लिए पानी लाया जाता था। बड़े बड़े खुले रंगमंडल, एम्फी थिएटर और जलवाही सेतु इतने दिनों तक कैसे बचे रहे, तो ये थे आपके पास। ये यहाँ पे शायद पानी की नहरें होती होंगी या पानी की नदियां होती होंगी और उस पर एक्वाइडक्ट बनाए गए थे और यहीं से पानी जाता था, जो स्नानागार बनाए जाते थे। तो ये आपने डायग्राम में देख लिया इसे भी। चलिए यहाँ पे हमारा चैप्टर जो वो खत्म हो जाता है, लेकिन यहाँ पे जो कुछ एक इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आए हैं इनको हम लोग पढ़ लेते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है और इससे रिवीजन भी हमारे अच्छे से हो जाती है। जैसे उपयोगी शब्द की बात की है, लोहा की बात की गई है, गांव की बात हुई है, सिंचाई की बात हुई है, संगम की बात की है, तमिल ग्रंथ जो थे जिसके बारे में, साहित्य के बारे में हमने पढ़ा है, नगर वल्लेकूप का हमने डायग्राम भी देखा था, पतन की बात की है, तो अभी हमने आर्किमिडीज पतन के बारे में बात की है कि वहां पे सामान चढ़ाया और उतारा जाता था, श्रेणी की बात की है। अब कुछ एक महत्वपूर्ण तिथियां, इसके आप लोग नोट्स बना लें। कुछ महत्वपूर्ण तिथियां, उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग की शुरुआत कब हुई थी। उपमहाद्वीप जिसके बारे में हम लोगों ने बात की है, भारत हो, पाकिस्तान हो, श्रीलंका हो, इसकी शुरुआत जो हुई है वो 3000 साल पहले शुरू हुई है। ठीक है। लोहे के प्रयोग में बढ़ोतरी, नगर आहत सिक्के की बात की है तो ये 2500 साल पहले स्टार्ट हुआ है। संगम साहित्य की रचना की शुरुआत जो है वो 2300 साल पहले हुई है। और अर्कामेडू का पतन जो हमने बात की है, अर्कामेडू पतन जो है वो 2200 से 1900 के बीच में रहा है। ठीक है। तो ये था हमारे पास लेसन जो यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। दोस्तों ये लेसन आपको कैसा लगा है आप अपने कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हाँ, अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। आप दोस्तों ये लेसन इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपकी तैयारी आसानी से हो जाएगी। दोस्तों आप लोगों ने मुझे इतना समय दिया, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच दिल से।